फर्स्ट क्वेश्चन में वर्कशीट नंबर 5 हमें स्टेट करनी है एलएमबीटी और इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी हमें बतानी है। तो एलएमबीटी है क्या, पहले तो ये बताना है। कहते हैं इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ओवर ए टू बी, इसका मतलब बात किसी फंक्शन की हो रही है और उसको किसी इंटरवल में सोच रहे हैं सिर्फ। इफ फर्स्ट पार्ट, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस in A to B, second, f is differentiable in A to B। रोल्स थ्योरम में हमारे पास 3 कंडीशंस होती थी, एलएमबीटी में सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, देन there exist at least one C belongs to A to B such that f dash C is equal to fb minus FA अपॉन B माइनस A। अब देखिए इसमें थोड़ा चेंज आ गया। रोल्स थ्योरम में f डैश C को 0 के इक्वल लगते थे और C की वैल्यू आया करती थी। अब हमने थर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं करी है, लेकिन ये कह रहे हैं f डैश C को अगर इसके इक्वल लिखेंगे तो C की जो वैल्यू आएगी, कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर आएगी जो A और B के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये तो हमने स्टेट कर दी आपकी एलएमबीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू है कोई, इसका मतलब मिड में कोई कहीं वैल्यू है, एग्जैक्ट मिड में नहीं, इन बिटवीन कहीं वैल्यू है। अब देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है और हमारे पास कोई इंटरवल है। सपोज मैं एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूं आपके पास, बहुत आसान सा, लेट इट बी एक्स स्क्वायर। आप देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं तो ये पैराबोलिकल ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। बात a से लेकर b तक हो रही है। अनलाइक लास्ट टाइम रोल्स थ्योरम, जिसमें हमने ये कहा था कि जो वैल्यू a से आनी चाहिए वही वैल्यू b से आनी चाहिए। अब आप देखो a से जो हाइट आ रही है और b से जो हाइट आ रही है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि अब की बार इक्वल वाली कंडीशन है ही नहीं है हमारे पास। बट क्या फंक्शन a से b तक डिफाइन हो रहा है सच दैट कि इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम a टू b। क्या ये a से b तक आपको कंटिन्यूअस नजर आ रहा है? सेकेंड, क्या ये डिफरेंशिएबल नजर आ रहा है? देयर इज नो शार्प एज, ठीक है, बिटवीन A टू B, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी है। अब कोई एक ऐसा पॉइंट है C A और B के बीच में सच दैट जहां पर f डैश का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही सिखाया था आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल है किसके? आप देखो FB का मतलब fx का मतलब y होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन y की वैल्यू कहां पर? b पर। b पर जो y की वैल्यू, अब आप देखो ये मैं x इक्वल टू a कंसीडर कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? a, और y की वैल्यू कितनी है? fa। जो a रखने पर आए वो fa, और यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू कितनी है? b, और y की वैल्यू हो गई fb। ठीक है, अब देखो अगर मैं a से b को ज्वाइन करूं तो ये क्या बन रही है? कॉर्ड।
ठीक है, अब ये मेरे पास लेट इट बी x1 y1 और ये हमारे पास x2 और y2। आप देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये मेरे पास PQ कॉर्ड का स्लोप निकल के आ गया। तो मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ के। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा A और B के बीच में जहां पर टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी, टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी कॉर्ड के, क्योंकि इफ लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब मैं कह रहा हूं इफ स्लोप्स आर इक्वल दैट मींस लाइंस आर पैरेलल। कौन कौन पैरेलल होंगे, टेंजेंट और कॉर्ड। आप देखो मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊंगा तो आप देख रहे हो ये जो टेंजेंट आ रही है क्या ये कॉर्ड के पैरेलल आ रही है, और ये जो पॉइंट आया है ये क्या ये A और B के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये कहती है LMVT कि अब की बार FA इक्वल टू FB की जरूरत नहीं है, बट ये है कि आप जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड बनेगी, कॉर्ड का स्लोप एक ना एक टेंजेंट जरूर बनेगी जो टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड हो जाएगी। अब वो जो पॉइंट आएगा वो डेफिनेटली कम से कम एक जरूर आएगा जो A और B के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू C जो है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है। ये है आपकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर इसमें थर्ड कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो ये LMVT रोल्स थ्योरम बन जाएगी, क्योंकि अगर ये FB इक्वल टू FA करोगे तो FB और FA इक्वल होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो फिर वो पॉइंट आपका F' इक्वल टू 0 हो गया और C आपका A और B के बीच में आएगा, तो वो रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाती है LMVT। और कोई डाउट किसी के मन में? तो जिस प्रकार हम रोल्स थ्योरम में निकाला करते थे पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसी प्रकार LMVT हम निकालेंगे पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। ठीक है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एग्जाम में बिना नाम के आती है। ठीक है, और वो ये कहते हैं फाइंड द पॉइंट यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। मतलब उनका सारा फोकस इसी बात पे रहता है कि वो पॉइंट निकालो जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड है। जैसे रोल्स थ्योरम में होता है आप वो पॉइंट निकालो जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, इसमें टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड है, ये हम फाइंड करते हैं। When does Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम फेल? देखिए मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास दो ही कंडीशन थी, एक तो कंटिन्यूटी की और एक डिफरेंशिएबिलिटी की। तो ये फेल हो जाएगी फर्स्ट इफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ओवर A to B, या second case if function is not differentiable at every point over A to B। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम फेल हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एक फंक्शन गिवन है, एक इंटरवल गिवन है और हमें LMVT वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन ये है कौन से टाइप का। ये तो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक का दूसरा नाम पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशियल भी होते हैं, एवरीवेयर। देयरफॉर फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है f इज कॉन्टिन्यूअस इन 2 to 7। सेकंड f is differentiable in open interval 2 to 7। दोनों कंडीशन फुलफिल हुई।
Therefore, there exists at least one C such that f dash C equal to fb minus fa अपॉन b माइनस a, क्योंकि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 7 है। तो आपको f7 की वैल्यू चाहिए, आपको f2 की वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले तो f7 की वैल्यू निकालते हैं और इसे होल्ड पर रखते हैं। f7 का मतलब हो गया 2 इंटू 7 स्क्वायर 10 इंटू 7 प्लस में आया 29, 7 7 जा 49, 2 जा 98 माइनस 70 प्लस 29, यहाँ से 28 29 मिलकर हो गए 57। ठीक है, ये आ गई आपके पास वैल्यू किसकी, f7 की। अब रिक्वायरमेंट है आपको f2 की, f2 फाइंड करना है। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 10 इंटू 2 के साथ 29, तो आ गया 8 माइनस 20 प्लस 29, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, मिलकर हो गया आपके पास 17। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपकी एफ डैश सी की भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स आपने फाइंड करा तो आया 4x माइनस 10। तो जब x आ गया है तो c भी आ गया है। नाउ फ्रॉम 1, अब 1 में हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एफ डैश सी की जगह हमने पुट किया 4c माइनस 10, f7 f2 और 7 माइनस 2 से आ रहा है आपके पास 5, f7 है 57 माइनस 17, तो 57 माइनस 17 से आया 40 अपॉन 5 करा तो आ गया 8। तो 4c माइनस 10 इज इक्वल टू, तो 4c इज इक्वल टू 18 और c की वैल्यू आ गई 9/2 अप्रॉक्स 4.5। आप देखो क्या ये 2 और 7 के बीच में, therefore x equal to 9/2 is the point where tangent is parallel to chord joining x equal to 2 and x equal to 7. Hence LMVT verified. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फंक्शन गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटरवल गिवन है 1 से लेकर 3 तक। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी बात सीखने के लिए क्या मिलती है, अगर मैं x पर ध्यान दूं तो ये मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है, लेकिन 1 अपॉन एक्स को हम एल्जेब्रिक नहीं मान सकते क्योंकि ये अपॉन में है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो x की प्रॉब्लम कहाँ पर है, 0 पर, क्योंकि अपॉन में मैथमेटिक्स 0 अलाउ नहीं करता, तो 0 पर ये डिफाइन ही नहीं होने का। लेकिन 0 तो इंटरवल में है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शन सिर्फ 0 पर प्रॉब्लम करता और 0 हमारा इंटरवल में है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल किसमें है, इन इंटरवल 1 से लेकर 3 तक। देखिए x तो एल्जेब्रिक है, इससे तो कहीं प्रॉब्लम होती ही नहीं। 1 अपॉन एक्स को प्रॉब्लम होती जहां पर वो हमारे इंटरवल में नहीं है। इसका मतलब हमारा फंक्शन वो भी हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और पहले वाला भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। क्योंकि ये दोनों ही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गए तो अब कहा जा सकता है कि f हमारा कंटिन्यूअस है इन 1 से 3। सेकंड, f हमारा डिफरेंशिएबल है कब, इन 1 से 3। अब हमारी रिक्वायरमेंट है एक ऐसा सी आएगा f डैश सी को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए रखने पर जिससे कि
c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आए। तो आपको इसमें इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं एफ डैश सी निकालूं, मतलब पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो आया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो बन जाएगा एफ डैश सी 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। एक तो ये हो गया, ठीक है, एफ डैश सी की वैल्यू आ गई। और क्या निकालना है आपको? f3 चाहिए। तो हमने f3, पहले हमने एफ एक्स लिख लिया, एफ एक्स हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अगर मैं f3 निकालूंगा तो ये बन गया 3 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू आ गया 10/3। फिर रिक्वायरमेंट है हमारी f1 की, तो f1 तो बहुत ईजी आया, 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू हो गया 2। f3 आ गया, f1 आ गया। अब फ्रॉम 1 सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ डैश सी आया था हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू f3 माइनस एफ ए अपॉन 3 माइनस 1 से आया 2। तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, 6 माइनस हुआ तो आया 4/3 इंटू में 2, और 1 अपॉन सी स्क्वायर से आया आपके पास 1 माइनस 2 अपॉन 3 से आया 1 अपॉन 3। देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास 3, और सी की वैल्यू आई प्लस माइनस √3। बट आप देखो √3 का मतलब होता है 1.7, 1.7 इसमें लाई करती है, बट माइनस में वैल्यू लाई नहीं करती। आप लिख दो क्योंकि c की वैल्यू माइनस √3 तो लाई नहीं करती 1 और 3 के बीच में, बट c की वैल्यू √3 लाई करती है 1 और 3 के बीच में। देयरफॉर x इक्वल टू √3 is the point where tangent is parallel to chord joining x equal to 1 and x equal to 3, hence LMVT verified। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू √x² माइनस 4 और हमें इंटरवल प्रोवाइडेड है 2 से 4। अब क्योंकि ये रूट में है, इसका मतलब ये एल्जेब्रिक नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, राइट। तो अब हम इसे कैसे चेक करें? तो मैं आपको अलग से कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में। देखिए, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूँ तो y² इक्वल टू आया x² माइनस 4, और ये बन गया x² माइनस y² से बन गया आपका 4। 4 से डिवाइड करा तो बन गया आपके पास x²/4 माइनस का y²/4। अगर आपको याद हो तो ये हाइपरबोला होता था, ठीक है, हाइपरबोला होता था, वो भी x एक्सिस वाला, क्योंकि x पहले है। तो हमने क्या करा, टीचर को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमने एक हाइपरबोला बनाया, ठीक है, रफ हाइपरबोला ही बनाया, ज़्यादा नहीं सोचा। अब देखो, अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो 2² का मतलब 4 माइनस 4 से 0 आ रहा है। तो देखो, अगर ये 1 है तो 2 से मेरे पास 0 आ रहा है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। आप देखो, मैं कह रहा हूँ कि मैंने x की जगह 2 पुट करा तो मेरे पास आया 4 माइनस 4 से बन गया 0, और अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 से आया 12, और 12 का अंडर रूट हो जाता है आपका 2√3, और 2√3 का मतलब हो जाता है 3.4 अप्रॉक्स। 2 इंटू 1.7 से ये आ गया अप्रॉक्स 3.4। तो आप देखिए 4 पे, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर मैं 4 की बात करूं तो ये आ रहा है हमारे पास। तो अब देखो 4 रखने पर हमारे पास आया 2√3, और कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं आ रही
लेकिन एक चीज है, देखो आप y हमारा कैसा है, रूट में है, इसका मतलब y तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये नीचे वाला हाइपरबोला तो कभी बनेगा ही नहीं। तो इसे हमने डॉटेड दिखा दिया। डॉटेड इसलिए दिखाया जिससे टीचर को ये ना लगे कि यार इसने ये हाइपरबोला तो बनाया ही नहीं है, क्योंकि रूट वाली बात पर बहुत ही कम टीचर आपकी ध्यान देंगे, वो इसे कंप्लीट हाइपरबोला मानेंगे। तो लेकिन आपको तो पता है ना ये बात कि y f(x) मतलब y, और y किसके इक्वल है, रूट, और रूट से कभी आंसर माइनस आता नहीं, तो इसका मतलब y की वैल्यू तो कभी आएगी ही नहीं, तो हमने इसे हटा दिया है। कंप्लीट डिलीट इसलिए नहीं करा जिससे कि कहीं वो कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम में। ओके, रूट ये x² - 4 से ग्राफ बनेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर का बनेगा। ओके, अब आप देखो जब हमने ये ग्राफ बना लिया और 0 पर वैल्यू देखी, 2 पर वैल्यू देखी और 4 पर देखी, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हाइपरबोला डिफाइन हो रहा है। एज वी सी इन ग्राफ वी कैन से दैट f इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, ना आपकी बात हम फंक्शन के बेस पर कह पा रहे डायरेक्ट कि भाई एल्जेब्रिक है, मॉडुलस है, साइन है, कोसाइन है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, कुछ भी नहीं है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आपका कंटिन्यूअस है, तो हमने इसका ग्राफ ही बना दिया, झंझट ही नहीं है कोई। अब आप कह सकते हो फर्स्ट कि f इज कंटिन्यूअस इन 2 to 4 सेकेंड, f is differentiable in open bracket 2 to 4। नाउ आपको क्या चाहिए, अब f' चाहिए, किससे, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। आपको f4 की वैल्यू चाहिए 3.4, f2 की वैल्यू चाहिए 0, तो ये आपके पास आ गई 3.4 माइनस 0 अपॉन 2 से आ गई आपके पास 3.4, मतलब ये आई कितनी थी, 2√3 थी ना, 2√3 अपॉन 2 करा तो आ गई कितनी हमारे पास, √3। f4 की वैल्यू आप लिख सकते हो ना, 3.4 नहीं लिखना तो आप 2√3 लिखो एग्जैक्ट करके, सही है। अब f' भी चाहिए आपको, तो हमने f' करा, तो f' हमारे पास क्या है, √x का 1/2√x, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो f' की वैल्यू आई है, तो f' की वैल्यू कितनी हो गई, c अपॉन √c² - 4। अभी इसे उधर ले गए या स्क्वायरिंग करी दोनों साइड की, तो c² और c² - 4 इज इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि c² इक्वल टू आ गया 3c² - 12, तो 2c² इक्वल टू आया 12 और c² इक्वल टू आ गया 6, और c की वैल्यू आ गई ±√6। अब देखो जो √6 होता है, √5 का मतलब होता है 2.236, तो √6 कितना होगा, वैसे भी आप चेक करो, मैं बताता हूँ। इसका मतलब है √4, इसका मतलब है √16, तो इनके कहीं बीच में ही होगा ना √6, सही है ना, आसान तरीका। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप कहोगे सो c इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, hence LMVT verified, and x equal to √6 is the point where tangent is parallel to chord। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फंक्शन है x, x-1, x-2 और इंटरवल है 0 से 1/2। अब की बार हमारे को कुछ हेल्प मिल गई, हेल्प ये मिल गई कि अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये ओवरऑल कैसा फंक्शन है, दिस इज पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक फंक्शन। और क्योंकि ये पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक है, therefore continuous and differentiable everywhere। So, first part, we can say f is continuous। ये continuous है, ठीक है, किसमें,
0 से 1/2 में। सेकंड, f कैसा है? f आपका डिफरेंशिएबल है किस में? ओपन इंटरवल 0 से 1/2 में। कंटिन्यूस भी हुआ, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम जानते हैं कि अब f' को fb माइनस fa अपॉन b माइनस a रखने पर जो c की वैल्यू आएगी वो इसी इंटरवल को बिलोंग करेगी। तो आपको एक तो f' चाहिए, f हाफ चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले तो f हाफ निकाल लेते हैं। तो x की जगह हाफ पुट किया तो आया हाफ माइनस हाफ और माइनस 3/2 से आ गया 3/8। फिर हमने f0 फाइंड करा तो 0 की मल्टीप्लाई से सारा हो गया 0। ठीक है, लेकिन अभी f' बचा है और f' 3 वाला है अब की बार। तो अब पहले f' निकालेंगे। तो f' से आया, हमने x का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों सेम। फिर हमने x -1 का किया तो x और x -2 सेम। फिर x -2 का किया तो x और x -1 सेम। तो यहाँ से f' की वैल्यू आ गई c -1, c -2, c के साथ c -2 और c -1। सॉल्व किया तो c² 3c + 2, c² 2c और c² - c। ये आपके पास f' आया। और सिंप्लीफाई करें तो 3c² -6c और प्लस में आ गया 2। ये आपके पास f' की वैल्यू फ्रॉम 1। अब स्टार्ट करते हैं 1 से। फ्रॉम 1 f' आपके पास 3c² 6c + 2 इज इक्वल टू f हाफ माइनस f0। f हाफ हमारे पास आ रहा है 3/8 माइनस 0 और अपॉन में आ रहा है 1/2। तो ये कितना आया आपके पास? 3/4। 4 की मल्टीप्लाई करी तो आया आपके पास 12c² 24c प्लस में 8 इज इक्वल टू 3 इधर आके माइनस हुआ तो 12c² 24c प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 12 5 60, 60 से चाहिए आपको 24। ठीक है, 24 चाहिए आपको 60 से। 20 और 3 से तो आएंगे आपके 60। 8 से देखो जो आ रहा है आया, नहीं आया कोई बात नहीं। सुनो, c इक्वल टू हो गया -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां से आ गया 240। 240 माइनस करा हमने 576 में से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 632 प्लस माइनस 24 और अपॉन में 2 × 12। ठीक है, अब एक अप्रोक्सीमेशन देखो कैसे चलाते हैं। आप एक बार जानते हो 225 किसका रूट होता है? 15 का। तो 16 का होता है 256। ये उनके बीच में है तो अप्रोक्स मान ले 15.5 मान लिया। ठीक है, अभी 15.5 अगर मैंने इसमें प्लस किया तो 24 में 15 ही ऐड कर लो या 16 ऐड कर लो। 15 ऐड कर लेते, 24 में 15 ऐड करा तो 39। 39/24 बात बन गई। 39/24 नहीं, बात नहीं बनी। ठीक है, अभी माइनस करते हैं, कोई बात नहीं। तो 24 - 15 करेंगे तो अप्रोक्स 9 आ रहा है और 9/24 आपका आ रहा है 0 और हाफ के बीच में। समझ में आई बात? तो अब देखो आप ये कह सकते हो, तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू आई
24 प्लस रूट 236 अपॉन 24, सही है। और एक आई आपके पास सी की वैल्यू 24 माइनस रूट 236 अपॉन 24, तो इसे लिख सकते हो आप 1 प्लस अप्रॉक्स 15.5 अपॉन 24, आप ये देखो 1 प्लस करने से तो ये आगे निकल गया इंटरवल से, तो ये वैल्यू तो हमारे काम की है नहीं, हम ये कह देंगे ये तो बिलोंग नहीं करती 0 से 1/2 को। बट इसे देखो, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 15 अपॉन करके, तो ये आ गया हमारे पास 24 माइनस 15.5 से आ गया 8.5 अपॉन 24, ये अप्रॉक्स 1.3 आ रहा है, 1/3, और ये बिलोंग कर रहा है किसको, 0 से लेकर हाफ को। therefore C इक्वल टू 85 अपॉन 10 इंटू 24, ठीक है, 5 से करा तो ये आ गया 17 अपॉन 48 बिलोंग्स टू 0 to half, hence LMBT verified। देखिए ये आपका आ रहा है 240, इसमें से माइनस करा तो ये बन जाएगा 336, यहाँ पर भी आ गया 336। अब यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे 336 के बारे में देखो, 324 होता है आपका 18, ठीक है, और 361 होता है आपका 19, तो ये अप्रोक्स आ रहा है 18.5, और 18.5 का मतलब हो गया 37/2, ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है ये 37/2 इंटू 24, और यहाँ से आ गया 1 माइनस 37/2 इंटू 24। आप देखो ये वैल्यू तो आपकी 1 से ज़्यादा है, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा थी तो बिलोंग करेगी नहीं। देयरफॉर C इक्वल टू 48 माइनस 37 अपॉन 48 से आया आपका 11 अपॉन 48 which belongs to 0 to half, hence LMVT verified। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, साथ में हमें इंटरवल भी दिया हुआ है और हमें LMVT वेरीफाई करनी है। LMVT के लिए हम लोग ये चेक करते हैं क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, उसके बाद उसके डिफरेंशिएशन को FB माइनस FA अपॉन B माइनस A रखने पर जो C की वैल्यू आती है वो इंटरवल A और B के बीच में आती है, ठीक है। ये क्विक रिविजन था आपका लास्ट क्लास का। अब देखिए हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास इंटरवल है, इंटरवल में A से B, ठीक है। ये आपका साइन फंक्शन है, जो साइन फंक्शन होते हैं वो आपके कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशियल भी होते हैं एवरीवेयर। अगला फंक्शन भी आपका साइन फंक्शन है, तो अगेन इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो अब ये कहा जा सकता है कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज अगेन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल अगेन डिफरेंशिएबल। देयरफॉर फर्स्ट f is continuous in क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर सबसे पहले यही देखता है कि इसने कंटिन्यूटी में क्लोज लगाया है या नहीं और डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन लगाया है या नहीं, और C की वैल्यू ओपन में शो करी है या नहीं, ठीक है। सेकंड, f is differentiable in 0 to pi, राइट। अब therefore अब जो आपके पास f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए रखने से वैल्यू आएगी वो a और b मतलब 0 और पाई के बीच में आनी चाहिए। आपको f पाई की ज़रूरत है और f x आपके पास है, तो सबसे पहले हमने f पाई फाइंड करा, तो ये बन गया 2 साइन पाई प्लस साइन 2 पाई। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 360 की वैल्यू 0 होती है, तो f पाई की वैल्यू भी आपके पास 0 हो गई, ठीक है। इसके बाद f0 फाइंड करते हैं, तो f0 फाइंड करेंगे तो x की जगह 0 लिखा, तो आया आपके पास 2 साइन 0 और साइन के साथ 0, ये फिर से आपके पास 0 ही आई।
आप देख रहे हैं एफ बी और एफ ए की वैल्यू तो सेम आ रही है, इसका मतलब ये स्पेशल केस है जो रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, तो एफ डैश सी की जरूरत है। उससे पहले हम लोग निकाला करते हैं हमेशा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो 2 sin x का डिफरेंशिएशन करा तो sin x का हो गया cos x, और sin 2x का हो गया cos 2x, और 2x का हो गया 2, साथ में आ गया प्लस। ठीक है, अब हमें एफ डैश एक्स नहीं, हमें चाहिए एफ डैश सी। तो ये बन गया 2 cos c के साथ 2 cos 2c। देयरफॉर एफ डैश सी आपके पास था अब 0 - 0/π, और ये हो चुका है 2 cos c के साथ 2 cos 2c इज इक्वल टू 0। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हमारे पास चॉइस है, देखो इसमें हमारे पास 2 चॉइस है। ठीक है, उसे ध्यान से समझेंगे। पहले हमने 2 से डिवाइड कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये आपके पास आया cos c के साथ cos 2c इक्वल टू 0। एक तो cos प्लस cos का फॉर्मूला लगा सकते हो, दूसरा मेथड है वो भी अच्छा लगता है देखने में कि आप cos 2c की जगह 2 cos स्क्वायर c -1 लगाएं, क्वाड्रेटिक बनाएं और वहां से वैल्यूज लें। वो भी इंटरेस्टिंग है बहुत, दोनों करके दिखा देंगे, जगह बचेगी तो। आप देखिए पहले cos प्लस cos का फॉर्मूला लगाते हैं। cos प्लस cos इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस b, बड़ी वैल्यू को पहले लिखा करो, तो a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आई। पहली पॉसिबिलिटी तो आई है cos 3c/2 आपके पास 0 आएगा, और आपके पास cos c/2 भी 0 आएगा। cos जब 0 होता है तो एक तो वैल्यू होती है आपके पास में 90, एक होता है 270। ठीक है, फिर होता है 5π/2। देखते हैं जो जो इंटरवल में लाई करती जाएंगी वो हम इंक्लूड कर लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो ये बन गया आपके पास 3c/2 से पहली वैल्यू तो आ रही है π/2, फिर आ रही है 3π/2 और आ रही है 5π/2। आप देखिए तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3, फिर 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2, तो कितना आ गया पाई। इसकी तो कोई जरूरत हमें पड़ेगी नहीं क्योंकि पाई से आगे हमें जाना है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से c/2 से आ रहा है हमारे पास π/2 और आया 3π/2 और कंसीडर किया तो 5π/2। 2 से 2 कैंसिल करा तो c से वैल्यू आ रही है पाई, 3π और 5π। तो ये दोनों तो हमारे काम की है ही नहीं, पाई भी हमारे एंड पॉइंट है तो वो भी काम करनी है, तो हमारे लिए तो सिर्फ एक π/3 आ रही है। क्या ये π/3 इंटरवल के बीच में लाई करती है? तो अब देखिए therefore c equal to π/3 is the value where tangent is parallel to chord। ठीक है, और यहाँ पे शो कर दो ये बिलोंग कर रही है 0 to π को। लेकिन मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैं एक मेथड और आपके सामने इसे बताना चाहूँगा, वो भी अच्छा मेथड है। पहले 2 से हमने डिवाइड करा तो हमारे पास देखिए आ गया cos c के साथ cos 2c इक्वल टू 0। cos 2c का फॉर्मूला लगाया हमने 2 cos स्क्वायर a -1 के साथ में है cos c, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर c प्लस में आया cos c माइनस में आया 1। तो अब ये बन गया 2 cos स्क्वायर c के साथ में 2 cos c माइनस में cos c और माइनस में 1 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 cos c कॉमन लिया तो बचा हमारे पास cos c प्लस 1, फिर -1 कॉमन लिया तो cos c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 cos c -1 के साथ में आया cos c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया cos c इक्वल टू 1/2 और cos c इक्वल टू -1। cos से 1/2 वैल्यू कब आती है? π/3 पे। आप देख रहे हैं दोबारा से वैल्यू कौन सी मिली आपको? π/, और जब -1 वैल्यू हो तो पाई से आती है, अब पाई हो गया एंड पॉइंट। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप पाई आ रहा था, यहाँ पर भी पाई आ रहा था, तो पॉइंट वही आए, एक π/3 आया और एक पाई आया। तो वहां पर भी पहले भी हमारे पाई और π/3 आ रहे थे।
तो आप लिख सकते हैं c की वैल्यू हो गई पाई बाई 3 और यहाँ से आ गई पाई। देयरफॉर c इक्वल टू पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई where tangent is parallel to chord। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हम एफ एक्स भी मान सकते हैं, और कहते हैं फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 1 1 एंड 2 4। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है आपके लिए। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पैराबोलिकल होगा। पैराबोलिकल होने की वजह से आप देखिए, अगर मैं 1 1 पे बात करूं और 2 4 पे बात करूं तो इनको ज्वाइन करने पर एक कॉर्ड बनेगी और हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। आप देखिए, हाँ, टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड है, तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया सपोज P, एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया Q। तो पहले वाला पॉइंट P है, दूसरे वाला पॉइंट Q है। P पर कोऑर्डिनेट 1 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। Q पर कोऑर्डिनेट आपके पास 2 4 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली LMVT में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजिंग LMVT फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, और ये आसान होते हैं। ठीक है, आप देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है विद डिग्री 2। अगर आप पॉलिनोमियल बोलना शुरू कर ही चुके हो, आपके समझ में आ चुका है, तो आप डिग्री मेंशन करना और शुरू कर दो। इससे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको पॉलिनोमियल भी पता है, उसकी डिग्री भी पता है। तो इससे एल्जेब्रिक और पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 2, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस भी होते हैं हर जगह, डिफरेंशियल भी होते हैं। तो हमें तो सिर्फ मेंशन करना है कि f इज कॉन्टिन्यूअस, और इंटरवल क्या माना जाएगा, 1 से लेकर 2 तक। इंटरवल होता है x की वैल्यूज, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन है वो आपका 1 से लेकर 2 तक कंटिन्यूअस है। फिर f इज डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 1 से लेकर 2 तक। देयरफॉर अब हम जानते हैं f डैश c को fb मतलब f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1 करने से जो पॉइंट मिलेगा वो हमेशा इसके बीच में आएगा, और हमें अब की बार उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है। f डैश c का मतलब हो गया, आप देखो हमारे पास fx तो है एक्स स्क्वायर, तो आप कह सकते हो f डैश x आपके पास कितना आ गया 2x, तो f डैश c कितना आ गया आपके पास 2c। f2 देखो 2 रखने पर वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, 1 रखने पर क्या आ रही है 1 आ रही है, अपॉन में 1, तो आपके पास में आ गया 2c इक्वल टू 3 और c की वैल्यू आ गई 3/2। क्या ये आपका 1 और 2 में बिलोंग करता है? यस। देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 इज द पॉइंट। लेकिन उन्होंने अब की बार पॉइंट पूछा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट पूछा है, इसका मतलब y भी चाहिए, तो अब यहाँ से निकलेगा y, ठीक है। तो अब की बार x इक्वल टू 3/2 है, तो अगर हमें y फाइंड करना है तो वो x स्क्वायर की वजह से हो गया 3/2 का स्क्वायर और बन गया 9/4। देयरफॉर 3/2, 9/4 is the point where tangent is parallel to line joining 1 1 and 2 4। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2 और इंटरवल दिया है 2 से 3।
हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड है, जो 2 से 3 को ज्वाइन करने पर बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। आप देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू आया x माइनस 2। अगर आपको याद हो 11th क्लास में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का मतलब होता था पैराबोला। आप कुछ ध्यान से सुने तो मैं कुछ अच्छी बात बताऊं आपको। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाया। अगर ये सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता तो आपका पैराबोला राइट वर्ड्स बन जाता, बट x माइनस 2 है। ठीक है, तो अगर माइनस में कुछ होता है तो वो पैराबोला राइट शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको शायद मॉडुलस के किसी क्वेश्चन में बताया होगा। तो ये हमारे पास 1 2, तो पैराबोला वही रहेगा बट ये राइट साइड में हो गया। किंतु एक गड़बड़ और है, ये y इक्वल टू रूट था, y स्क्वायर नहीं था, ये तो हमने बनाया था। तो y रूट के इक्वल है, इसका मतलब y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब नीचे वाले को हमें रब करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, डॉट दिखा दो, नाराज मत हो। डॉट दिखाने का मतलब ये है कि भाई हमें पता है कि ये नहीं बन रहा है, वो बन रहा है। शेप हमारी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए, अगर मैं x की जगह 2 लिखूं तो पॉइंट 0 आ रहा है। x की जगह 2 लिखने से 2 माइनस 2 0 हो गया, y की वैल्यू 0। अगर x की जगह 3 लिखूं तो y मेरे पास 1 आ गया। तो x की वैल्यू 3 लिखने पर y मेरे पास 1 आ गया। तो पॉइंट मेरे पास एक तो P है, एक पॉइंट मेरे पास Q है, ज्वाइन करूं तो बनी कॉर्ड है। फाइंड करना है हमें वो टेंजेंट जो पैरेलल टू कॉर्ड PQ है। वैसे देखने पे पता चल रहा है ये यहीं कहीं पर बीच में आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में। अब इसे हम LMVT का यूज करके फाइंड करेंगे। हम ये देख सकते हैं, as we can see in graph fx equal to y is semi parabolical graph. Which is continuous and differentiable. In 2 to 3, right? Therefore, first point, f is continuous in 2 से 3. Second, f is differentiable in 2 से 3. तो f कंटिन्यूस भी है, f डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब जो LMVT अप्लाई करने का हमारे पास पूरा का पूरा राइट बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं, therefore f डैश c को fb माइनस fa, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। f डैश c हमें फाइंड करना पड़ेगा, fx हमारे पास है, तो सॉरी 3 माइनस 2। तो अब देखिए हमारे पास f डैश x कितना हो गया, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, और यही आ गया। तो f डैश c की वैल्यू आई आपके पास 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2, और f3 से आ रहा था 1, f2 से आया था 0, अपॉन में आया 1। तो ये बन गया c माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो c की वैल्यू आ गई 2 1/4। अब देखो 2 1/4 2 और 3 के बीच में ही है, तो आप कह दो therefore at x इक्वल टू 9/4, ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू chord PQ।
लेकिन हमें पॉइंट निकालना है तो हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। एट x इक्वल टू 9/4, y इक्वल टू रूट x माइनस 2, x माइनस 2 से आया रूट में 1/4 और बन गया 1/2। Therefore point is 9/4, 1/2 where tangent is parallel to PQ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है। हम लोगों को मॉडुलस फंक्शन के बारे में एक बात ये पता है कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस तो हर जगह होता है, बट जहाँ पर ये 0 अटेंड करता है वैल्यू, वहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। आप देखो, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, क्या मुझे 1 पुट करने की परमिशन है तो सही, क्योंकि -1 और 2 के बीच में 1 आता है। तो 1 जो है इस इंटरवल में लाई करता है, 1 पर ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। जब डिफरेंशिएबल ही नहीं आएगा तो LMVT हम अप्लाई कर नहीं सकते। उन्होंने पूछा था डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMVT, तो हम लिखेंगे साथ में ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस बनाई। 1 पर 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री हमने इधर बनाया। ग्राफ को हमें कंसीडर करना है -1, x इक्वल टू -1 से ये 1 है और ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये है x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 fx इक्वल टू मोड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल। और अच्छे से डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिख दो, क्योंकि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस पर fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 आएगा -1 के इक्वल, एंड क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट साइड का स्लोप आएगा, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस पर fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा। Therefore fx is not differentiable at x equal to 1 belongs to -1 और 2। देखिए, जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात है हमेशा ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं ना, ठीक है। Therefore LMVT cannot be applied, ठीक है। ग्राफ से क्या है कि अगर हमारे कोई स्टेटमेंट में कमी भी रह जाती है तो फिर उसे ग्राफ मैनेज कर लेता है, ठीक है। बाकी हमने काफ़ी सारा इसमें लिख दिया है, टाइम बचा देता है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आपको 1 की लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप ग्राफ बना देते हो तो आप इन सब चीज़ों से बच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे पास fx इक्वल टू है 1 प्लस 3x और 2x स्क्वायर प्लस 1। आप लोगों को वैसे हम बता सकते हैं, अगर मैं x की जगह 1 लिखूँ तो यहाँ पर मेरे पास 4 आ रहा है, और यहाँ 1 लिखूँ तो 9 आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन तो कंटिन्यूस ही नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को तो शो करने में देर भी नहीं लगती। तो एक काम करते हैं, एट x इक्वल टू 1 जो बिलोंग करता है 0 से 3, आप वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो है तो इंटरवल का, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और डाउटफुल पॉइंट भी था। तो एट x इक्वल टू 1 हम फाइंड कर रहे हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस पर फंक्शन क्या अप्लाई होगा, 1 प्लस 3x, जो बन गया 1 प्लस 3 से आया 4, ठीक है। फिर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, x अप्रोचिंग टू 1 पर भी फंक्शन बन गया 1 प्लस 3x, और ये फिर से आ गया 1 प्लस 3 से 4। फिर लास्ट में आता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस पर फंक्शन बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 7,
से बन गया 2 इंटू 1 प्लस 7 से आ गया आपके पास 9. देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस पर जो एफ एक्स आ रहा है वो नहीं है इक्वल x अप्रोचिंग टू 1 प्लस पर जो आ रहा है. देयरफॉर आपका जो फंक्शन है इज नॉट continuous at x equal to 1 which belongs to closed interval 0 to 3. Therefore LMVT cannot be applied. ये यहाँ पर आराम से क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं और कोई परेशानी भी इसमें नहीं है. लेकिन अगर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम सीखना चाहें वो देखिएगा जरा, अलग से बताते हैं आपको. देखो आप fx को y सोचें और जब हम y सोचेंगे तो हमारे पास ये बन गया y इक्वल टू 1 प्लस 3x और दूसरी बार y इक्वल टू बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस 7. ठीक है. अब मैं अगर x की जगह वहाँ पे लिखा हुआ है जब हम y को 1 प्लस 3x सोचेंगे तो x की वैल्यू या तो 1 सोचेंगे या 1 से कम सोचेंगे. तो अगर मैं x की जगह 1 सोचूं तो मेरे पास 4 आ रहा है. तो 1 लिखने पर मेरे पास 1 2 3 4 आ रहा है. ठीक है. और अगर मैं x की जगह 0 सोचूं तो मेरे पास आंसर 1 आ रहा है. अगर मैं x की जगह 0 सोचूं तो आंसर 1 आ रहा है. तो आप देखिए हमने इस ग्राफ को बनाया x इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक. अब बारी आती है 1 से एक्स्ट्रा सोचने की. तो 1 अगर हम 1 सोचें तो देखो वैसे कितना बन रहा है 9 बन रहा है. बट 1 तो हम सोच नहीं सकते. तो ये हमारे पास 1 पर यहाँ कहीं आ रहा है और इसके बाद ये ऐसा बन जाएगा. ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि ये पैराबोलिकल है और पैराबोलिकल वो भी अपवर्ड्स वाला. आप देख सकते हो क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है? जब ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो इसलिए LMVT अप्लाई इस पर हुई नहीं. 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है. इंटरवल है 2 से लेकर 7. कहते हैं एक सी पॉइंट निकालो LMVT के अकॉर्डिंग जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड हो जाएगी. तो अगर इसके बारे में सोचे ये भी पैराबोलिकल ग्राफ है, अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा. कैसे देखते हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स राइटवर्ड, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स लेफ्टवर्ड. ठीक है. और इसके बारे में तो एक बात और कह सकता हूं मैं कि ये अपवर्ड जाएगा और ये पॉइंट इसका 5/2 आएगा. बताएंगे कैसे आएगा. ठीक है. आप देखो ये पॉइंट है हमारे पास. तो ये 5/2 का मतलब 2.5 और हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से. तो बात चल रही है इसका मतलब x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 7 तक. y की वैल्यू हमें नहीं पता. इनको ज्वाइन करो तो इनको ज्वाइन करने पर बन रही है कॉर्ड के पैरेलल बनानी है हमें एक टेंजेंट. सही है. तो हिंट मिल गया होना क्या है. अब स्टार्ट करते हैं. आप देख सकते हैं ये आपका एक एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन है विद डिग्री 2. तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया हमारे पास. आप कह सकते हो कि f इज पॉलिनोमियल फंक्शन with degree 2. Therefore, first part, f is continuous in 2 to 7. Second, f is differentiable in 2 to 7. और f डैश x हमारे पास है 4x माइनस 10. therefore f डैश c इज इक्वल टू हो गया 4c माइनस 10. राइट. तो f डैश c आपके पास 4c माइनस 10 है और we know that
एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमें F7 की भी ज़रूरत है और F2 की भी। तो अगर हम F7 को फाइंड करें तो 2 इंटू 7 स्क्वायर 10 इंटू 7 प्लस में 29, तो 49 टू जा 98 माइनस 70 प्लस 29 से आगे 28 29 मिलकर हो गए 57। ठीक है, तो F7 की वैल्यू तो आ गई आपके पास 57। और F2 की अगर हम वैल्यू फाइंड करें, F2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 29, तो आ गया 8 और 28 और ये माइनस का 20 प्लस का 9, 9 और 8 मिलकर आ गए 17। तो और अपॉन में आ रहा है आपके पास 5 और F डैश सी हमारे पास है 4C माइनस 10। तो 4C माइनस 10 इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 से आ गया 8 और 4C इक्वल टू 18। C की वैल्यू आ गई 4.5 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 7। हमें पॉइंट फाइंड करना था, नहीं हमें जस्ट C की वैल्यू फाइंड करनी थी। 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है √25 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक। हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। आप देखिए हमारे पास fx है और हमें LMBT का यूज करना है, तो एक तो हमें f डैश की जरूरत पड़ती है, एक f5 की जरूरत पड़ेगी, एक f1 की जरूरत पड़ेगी। बार बार हमें साइड में लिखना पड़ता है, आपके बार हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो अगर हम x की जगह 1 लिखें तो हमारे पास आ जाता है 25 माइनस 1 से आ गया √24 और √24 का मतलब हो गया 4√6 का मतलब हो गया 2√6। फिर बारी आती है f5 की, तो ये आ गया आपके पास 25 माइनस 25 से आ गया 0। एक f डैश x भी फाइंड कर लेते हैं। f डैश x हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2√x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, 2 से कैंसिल 2, तो आ गया माइनस का x अपॉन में 25 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया f डैश x। तो f डैश सी की जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले से ही हमने f डैश सी अब की बार कैलकुलेट करके रख लिया है। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब पॉलिनोमियल तो ये नहीं है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। fx का मतलब होता है y और इक्वल टू आया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करा, तो ऐसा मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। ये आपके पास में आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का मतलब 5 स्क्वायर। तो ये तो सर्कुलर फंक्शन है। इस सर्कुलर फंक्शन मतलब सर्कल तो बनेगा, बट अगर मैंने सर्कल बना दिया तो एक परेशानी हो जाती है, वो समझ लीजिएगा। देखिए, अगर मैं एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो वर्टिकल लाइन हो और ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर दे, ये बात हर ग्राफ के लिए एक एक करके मैं आपको बातें बताता जा रहा हूं। आप देखिए, मैंने ये सर्कल बनाया। अब मैं अगर कोई ऐसी लाइन बना सकता हूं जो लाइन तो वर्टिकल हो और वो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर दे। क्या ऐसा हो सकता है? एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है, एक से ज्यादा जगह, ये तो कई जगह कर रहा है। अगर ये एक जगह भी कट कर दे ना ऐसे, तो वो फंक्शन नहीं होता। ओके, अगर किसी भी ग्राफ को वर्टिकल लाइन से आप एक से ज्यादा जगह कट कर सकते हैं तो वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। राइट? अब ऐसा इसलिए हुआ, इन्होंने फंक्शन क्यों लिख दिया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी थी। तो स्क्वायरिंग करने की वजह से नीचे वाला पार्ट आ गया, जबकि y तो रूट के इक्वल है, तो y तो होना चाहिए सिर्फ पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। तो आप देखो, मुझे नीचे का ग्राफ बनाने की परमिशन इसलिए भी नहीं है जिससे कि ये फंक्शन बना रहे। तो हम लोग इसीलिए इसको ऐसे बना देते हैं, जिससे ये तो पता चल जाए ये किस ओरिजिनल ग्राफ का पार्ट है। लेकिन क्यों ये हाफ है? ये इसलिए हाफ है जिससे कि ये फंक्शन बना रहे।
फंक्शन की कंडीशन है, दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन टेस्ट। मैं आपको बताऊं 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, which one of the graph represents function। ठीक है, ये नहीं है वो नहीं है, और ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, तो ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, दोबारा से पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर। हमें जाना है 1 से लेकर 5 तक। आप देखो 1 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2√6। जरा 2√6 का अप्रोक्सीमेशन करें तो ये आ जाता है 5.22, जा आ गया 10.4। ठीक है, 5 से आ जाता है 25, √5 का मतलब होता है 2.236। ठीक है, उससे तो ज़्यादा ही होगा भाई, √5 का 2.236 है तो 2.2 तो है ही, तो 2.2 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो अप्रोक्स आपका मैंने बता दिया। ये यहाँ से आ गया हमारे पास, सपोज 2.5 ही मान लो आप, इसे 6.25 आएगा उससे, तो 2.52 जा कितने हो गए हमारे पास में, 5 आ गया। ठीक है, तो 1 रखने पर तो वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, और 5 रखने पर आ रही है 0। तो आपके पास में जो पॉइंट P आ रहा है, वो तो ये हो गया, और पॉइंट Q आपके पास में ये रहा, इसको ज्वाइन करा तो बन गई आपके पास कॉर्ड। और अब हमें चाहिए वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब देखिए ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 5 के बीच में आ रहा है, आएगा, बस हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख देते हैं, क्योंकि f इज सेमी सर्कुलर फंक्शन, f is semicircular function, therefore first f is continuous in 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, और सेकंड f is differentiable in ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर 5 तक। Therefore f dash c को fb माइनस fa अपॉन b माइनस a रखने पर जो c की वैल्यू आएगी हमें वो फाइंड करनी है, और वो 1 और 5 के बीच में ही आएगी। f5 से आ रही है वैल्यू आपके पास 0, ठीक है, और f1 से वैल्यू आ रही है हमारे पास 2√6, और अपॉन में आया 4, और f डैश सी हमारे पास काफ़ी डरावनी सी वस्तु है, c अपॉन में √25 माइनस c²। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 को उधर ले गए, रूट को उधर ले गए, तो हमारे पास आया 2c इक्वल टू रूट में 6 के साथ 25 माइनस c², स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4c² इक्वल टू 6 के साथ 25 माइनस c², तो ये बन गया 150 माइनस का 6c² और 4c², तो बन गया आपके पास 10c² इज इक्वल टू 150, तो c² इक्वल टू 15 और c की वैल्यू आ गई √15। देखिए √15 के बारे में एक डिस्कशन, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो ये 9 और 16 के बीच में है, 16 से थोड़ी कम है, तो इससे मतलब ये 3.9 के आसपास आएगा। ओके, ये नहीं कि वहां बैठ कर वो डिजाइन से बनाना शुरू कर दो, टाइम लग जाएगा, अप्रोक्सीमेट लिया करो। आपको पता चल गया ना ये 3.9 के आसपास है, क्या ये इसको बिलोंग करता है, तो आप लिख दो ये बिलोंग कर रहा है 1 और √5 को, बस हमें c की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। 8 क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/x और हमें डिस्कस करना है कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं।
फॉर द इंटरवल -1 to 1। जब भी ये बोले ना डिस्कस करो, चेक करो वेदर, तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। लेकिन वरना ये बोलते वेरीफाई करो, सी करो, पॉइंट निकालो, पैरेलल करो, वो अलग तरह का है। उनका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं, अब कहते हैं भाई चेक कर लो, देखो कैसा है। उनकी टोन डाउन रहती है। हाँ, रिक्वेस्टिंग नेचर समझ लो कि कुछ गड़बड़ है, ये चालू ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं होने का क्वेश्चन। आपको वैसे अलग से मैं बताऊं तो आज ग्राफ डे रहा हमारे लिए, तो y = 1/x का ग्राफ ये होता है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप देखो x की जगह 0 लिखोगे, वैल्यू ही नहीं आ सकती, और 0 वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो आप लिखो एट x = 0 which belongs to -1 to 1 fx is not continuous at x = 0, therefore LMVT cannot be applied। ठीक है, अभी भी अगर आप चाहें तो एक चीज और समझ सकते हैं। देखिए, एक दिन मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई चीज डोमेन में नहीं होती तो उस पर हम चेक नहीं करते। तो कोई बच्चा बहुत समझदारी से शार्प अगर होता तो वो ये कह सकता था सर 0 तो इसके डोमेन में ही नहीं है। लेकिन 0 डोमेन में नहीं है, बट 0 माइनस करते ही ग्राफ -∞ को अप्रोच कर रहा है, और 0 प्लस पर ये +∞। तो अगर ये एक ही साथ ये यहीं पे होता तो हम इसे कंटिन्यूटी में ले जाते, क्योंकि वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि 0 तो इसके डोमेन में है ही नहीं, और लेफ्ट और राइट से वैल्यू सेम आ जाती है। समझ लो, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन से ये बात पता लगेगी। ये ग्राफ अगर ऐसे होता, पर ये ग्राफ ऐसे कब होगा? अगर ये ग्राफ 1/x² होगा। ठीक है, तो कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, पता चलेगा। लेकिन अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तो ज्यादा भगत सिंह बनने की कोशिश मत करना। उन्होंने इंटरवल -1 से 1 उन्होंने दिया है, अगर वो डोमेन प्रोवाइड कराते तो हम मानते। हम तो यही बोलेंगे 0 पे गड़बड़ है, 0 इसके बीच में कहीं आता है, तो हम फिर से यही बोलेंगे कि ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि डोमेन उन्होंने खुद दिया है, इसलिए हम उसे इंटरवल को टच नहीं करेंगे। अगर वो नहीं देते, साइड में लिख देते, तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते थे, ओमिट कर सकते उस पॉइंट को। फिलहाल LMVT अप्लाई नहीं होगी। x² पर भी हम लोग यही बोल देंगे, क्योंकि इंटरवल उन्होंने दिया। अगर वो ये बोल देते -1 to 1 एक्सेप्ट x = 0, तो हमारे पास परमिशन होती कि हम 0 को ओमिट कर सकते थे, तब हम कह देते फंक्शन कंटिन्यूअस है। कभी मीट नहीं करने का, क्योंकि आप इन्फिनिटी कभी ला नहीं सकते, और इन्फिनिटी पे ये मीट करेंगे। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसमें इसकी y एक्सिस एसिम्प्टोट्स है, एसिम्प्टोट्स है, और x एक्सिस भी इसकी एसिम्प्टोट्स है। ये मैं 11th में सिखा चुका हूं। ठीक है, जिसका हिंदी में नाम होता है अनंत स्पर्शी, और इसे बोल देते हैं अभिलंबवत अति परवलय। सर आप वैसे तो नहीं बनाते, कुछ भी लिख देते हो।